औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली क्लास में हमने फ्लैश टैंक और इंटरकूलिंग के बारे में पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था कि इनको हम अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हम अमूमी तौर पे कंबाइन एक ही पावर प्लांट या कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं। सो आज उसका जो थर्ड पार्ट है वो हम करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने फ्लैश टैंक पढ़ा, दूसरे पार्ट में हमने इंटरकूलिंग पढ़ा और आज हम फ्लैश टैंक और इंटरकूलिंग को एक ही साथ कंबाइन करके पढ़ रहे हैं इन 2 स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। उसके लिए जो ब्लॉक डायग्राम है या जो स्कीमेटिक है वो इस वक्त आपके सामने है, आप देख सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले ये इवापोरेटर, यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट एब्जॉर्ब करता है और ये हमारे पास स्टेज 1 है विच इज़ द आउटलेट ऑफ द इवापोरेटर। वहाँ से हमारे पास ये पहला कंप्रेसर होता है जो चूँकि हमारे पास ये आप देख सकते हैं 2 स्टेज वेपर कंप्रेशन है, तो इसमें हमारे पास एटलीस्ट 2 कंप्रेसर्स होंगे, कंप्रेसर 1 एंड कंप्रेसर 2। सो हमारे पास इवापोरेटर जब रेफ्रिजरेंट जब इवापोरेटर से निकलता है तो ये कंप्रेसर नंबर 1 में चला जाता है। सो फ्रॉम 1 to 2 हमारे पास कंप्रेशन होती है। इसी तरीके से हमारे पास फिर 2 से 3 तक हमारे पास वाटर इंटरकूलिंग होती है। वाटर इंटरकूलिंग जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से वाटर कूलिंग के ज़रिए हम इस जो कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट होता है उसको वाटर कूल्ड या हीट एक्सचेंजर लगा होता है और हम उसको विदाउट मिक्सिंग बेसिकली इंटरकूल कर लेते हैं। उसके बाद 3 से हमारे पास 4 पे क्या होता है कि जो वेपर होता है या जो हमारे पास अनकम्प्रेस्ड वेपर रह जाता है वो चला जाता है 4 में दोबारा कंप्रेशन के लिए, और कंप्रेशन से होते हुए वो हमारे पास स्टेट 5 में चला जाता है। तो हमारे पास 4 से 5 में एक दफ़ा फिर कंप्रेशन हो रही है। ये फ्लैश टैंक का प्रोसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारे पास 3 से दो तरफ जा रहे होंगे। 3 से वो 4 की तरफ जा रहा होगा फॉर कंप्रेशन जो वेपर्स हैं, और जो हमारे पास जो कूल लिक्विड है या जो कंडेंस लिक्विड है वो हमारे पास इवापोरेटर में आ रहा होता है। उसकी तरफ हम आते हैं थोड़ी देर में। सो 4 से 5 हमारे पास फिर कंप्रेशन हो रही है। 5 से 6 हमारे पास कंडेंसेशन होती है जो कि हीट वो बाहर की तरफ रिजेक्ट करता है, जो उसने यहाँ से एब्जॉर्ब की है उसको वो बाहर की तरफ रिजेक्ट कर देता है और कंडेंस हो जाता है। उसके बाद 6 से 7 में हमारे पास एक्सपेंशन होती है। एक्सपेंशन के ज़रिए हमारे पास फ्लैश भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि ऊपर जाके फिर कंप्रेस हो जाते हैं 4 में, और जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से जो लिक्विड है वो सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट होके हमारे पास 8 पे निकल आता है और फिर ये प्रोसेस दोबारा कंटिन्यू होता है। तो हमारे पास दोनों यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे हमारे पास फ्लैश टैंक भी यूज़ हो रहा है और हमारे पास इंटरकूलर भी यूज़ हो रहा है। सो हम एक्चुअली प्रोसेस को और ज़्यादा इम्प्रूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास दोनों सिस्टम एक ही रेफ्रिजरेशन कंप्रेशन सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, इंटरकूलिंग एंड फ्लैश टैंक। अच्छा जी, अब हमारे पास जो इसका पीएच डायग्राम है हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ इवापोरेटर से जो वेपर निकला, सो इट इज़ अ सैचुरेटेड वेपर फ्रॉम 1। सो स्टेट 1 पे हमारे पास सैचुरेटेड वेपर है जो इवापोरेटर से हमारे पास निकल के आया। इसी तरीके से फिर 1 से 2 पे कंप्रेशन हुई एंड वी नो दैट दिस इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन लाइन। सो 1 से 2 पे हमारे पास कंप्रेशन हुई इन कंप्रेसर 1, हमारे पास 1 से 2 पे कंप्रेशन हुई, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। फिर 2 से 3 पे आप देखें तो हमारे पास इंटरकूलिंग हुई है, यानी हमने जो से कंप्रेस्ड वेपर है उसको कूल किया अप टू 3। सो 2 से 3 पे हमारे पास
कूलिंग हुई। सो 1 से 2 कंप्रेशन, 2 से 3 पे इंटर कूलिंग विच वाज एक्चुअली वाटर इंटर कूलिंग। 3 से 4 हमारे पास फर्दर क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे जब ये 3 से 4 में हमारे पास टैंक में आया, फ्लैश टैंक में, तो 3 से 4 में हमारे पास जो वेपर है वो इवापोरेट हुआ और अगेन वो सेचुरेटेड वेपर बन गया। जैसे वो यहाँ पे फ्लैश टैंक में आया तो चूंकि वो फ्लैश टैंक से ऊपर चला गया, सेचुरेटेड हमारे पास वेपर आ गया। सो 3 से 4 पे हमारे पास सेचुरेटेड वेपर आ गया। सो फर्दर कूलिंग हुई, जाहिर सी बात है जब हमारे पास एक्सपेंशन होगी तो कूलिंग होगी, लेकिन 3 से 4 हमारे पास मेजरली जो प्रोसेस हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमारे पास जो कूल्ड वेपर है वो फर्दर कूल होके सेचुरेटेड वेपर बन गया है। अब 4 से 5 हमारे पास फिर कंप्रेशन हो रही है। सो जाहिर सी बात है हमारे पास एक सेकेंडरी स्टेज कंप्रेशन हो रही है फ्रॉम 4 to 5। सो 4 to 5 उसी पैटर्न पे 1 to 2 पे हमारे पास 4 to 5 पे दूसरी तरह कंप्रेशन हो रही है। फिर 5 से 6 पे कंडेंसेशन हो रही है। सो 5 से 6 पे तक कंडेंसेशन हो रही है कंडेंसर के अंदर। अब 6 से 7 हमारे पास एक्सपेंशन हो रही है। सो 6 से 7 हमारे पास आइसेंथाल्पिक एक्सपेंशन हो रही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। 7 पे हमारे पास 6 to 7 हमारे पास आइसेंथाल्पिक एक्सपेंशन हो रही है। रिमेंबर आइसेंथाल्पिक, एंथैल्पी रिमेन्स द सेम। उसके बाद हमारे पास देखें आप तो 7 से 8 में हमारे पास सेचुरेटेड लिक्विड आ रहा है नीचे। सो हमारे पास 7 से 8 में हमारे पास ये सेचुरेटेड लिक्विड बन गया। और फिर आप देख सकते हैं कि 8 से 1 के बीच में इवापोरेशन हो रही है, विच मीन्स दैट हमारे पास अच्छा बीच में ये एक और एक्सपेंशन वाल्व रह गया था, ये 9। सो 8 से 9 पे हमारे पास दोबारा एक्सपेंशन हो जाती है फ्रॉम 8 to 9। सो हमारे पास 8 से 9 पे दोबारा एक्सपेंशन, अगेन आइसेंथाल्पिक एक्सपेंशन हो रही है। एंड 9 to 1 हमारे पास जो ऊपर है 9 to 1 बेसिकली हमारे पास इवापोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, जहाँ से हमारे पास वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ कंडेंसेशन में हमारे पास जो हीट है वो रिजेक्ट हो रही है, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अब 3 से 4 तो आप देख सकते हैं कि जो 3 से 4 हुआ, अब 7 से हमारे पास 7 से जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, 7 से हमारे पास दो तरफ जा रहा है, 4 में भी जा रहा है और हमारे पास 8 में भी आ रहा है। सो 7 से 4 में भी ये गया इनटू अ सैचुरेटेड वेपर और 7 से 8 में भी गया इनटू द सैचुरेटेड लिक्विड। सो सैचुरेटेड वेपर और सैचुरेटेड लिक्विड बोथ हमारे पास फ्लैश टैंक में बन रहे हैं। अब अगर हम इसकी एनालिसिस करें और हम इसको देखें कि इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है या क्या हो रहा है, तो उसके एनालिसिस के लिए हमारे पास अगर मैं आपको बताऊं तो COP हमारे पास ये उसका फार्मूला है। आपको पता है कि COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इज़ द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द रेफ्रिजरेंट बाय द एवापोरेटर by the refrigerant at the evaporator and the total work done. Now since there are two compressors, so one work done by first compressor, work input into the first compressor plus work input into the second compressor. Now over here you can see that it would be Q would be equal to M1 into H1 minus H9. Now what is H1? As you can see, H1 minus H9, because the heat absorbed is over here, which is QE, denoted by QE. So H1 minus H9 into M1 would be QE, and the work done is, as you can see over here, from 1 to 2 and from 4 to 5. So it would be H2 minus H1 plus H5 minus H4.
H2 minus H1 plus H5 minus H4 and the masses of the respective input. This is for first and this is for the second compressor. Now what are the, so these are the two basic formulas which you can use for the for finding the COP of the vapor compression refrigeration system, in which involve two compression stages and an intercooling and a flash tank as well. Now what are the advantages of the system? So the advantages of the above system is that the quality of refrigerant entering the evaporator reduces, thus giving rise to the higher refrigerating effect. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास evaporator के अंदर जो क्वालिटी ऑफ स्टीम क्वालिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट आनी चाहिए, तो वो क्वालिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट जो है वो कम होनी चाहिए, यानी उसमें जो वेपर है उसका मादा कम होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं 7 में हमारे पास वेपर ज़्यादा है, 9 को अगर आप देखें तो ये क्लोज है टूवर्ड्स द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। सो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड का पोर्शन है वो ज़्यादा है, विच मीन्स कि कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा फेस चेंज आएगा। सो इसलिए ये एक एडवांटेज है। थ्रॉटलिंग लॉसेस आर रिड्यूस। ऑब्वियसली जब हम थ्रॉटल करते हैं, अगर हम ये सिस्टम यूज़ न करें, अगर हम डायरेक्ट थ्रॉटलिंग करें तो उससे हमारे पास लॉसेस प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन उस थ्रॉटलिंग को कंपनसेट करने के लिए जो यहाँ पे हमारे पास वेपर आ जाता है, हम उसको दोबारा कंप्रेस करके उसको जो थ्रॉटलिंग से लॉसेस है उसको रिड्यूस कर देते हैं। सो ये हमारे पास, और इंटरकूलिंग से भी वो लॉसेस रिड्यूस हो जाती हैं, क्योंकि एक कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन के बीच में आप इंटरकूलिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो एफिशिएंसी है, जो परफॉर्मेंस है, वो इंक्रीज हो जाती है। तीसरा अगर आप देखें, सो कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर इज रिड्यूस। नाउ यू कैन सी कि हम जो कंप्रेसर का जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो अगर यहाँ पे देखें आप कंप्रेसर डिस्चार्ज कर रहे हैं तो एट लोअर टेम्परेचर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंप्रेसर का वर्क था उसको हम यहाँ तक नहीं लेके गए, यानी असूली तौर पे ये यहाँ तक आना चाहिए। मैं इसको दूसरे पेन से बना, यानी ये अगर 1 स्टेज होता तो ये यहाँ तक होता। सो ये अमाउंट ऑफ जो वर्क है ये हमने बचा लिया, और इसकी वजह से हमारे पास जो हीट है वो भी हमने जो रेफ्रिजरेंट को जो हीट एब्जॉर्ब करना था एट द डिस्चार्ज ऑफ द कंप्रेसर, वो हमने रिड्यूस कर दिया। अब हर एक सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, तो साथ साथ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इसका जो सबसे मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि सिंस रेफ्रिजरेंट लिक्विड इन द फ्लैश टैंक इज सैचुरेटेड, there is a possibility of liquid flashing ahead of the expansion valve due to pressure drop or heat transfer in the pipeline connecting the flash tank to the expansion device. इसका भी हमारे पास एक सोल्यूशन मौजूद है जिसको हम कहते हैं लिक्विड सब कूलर, वो हम यूज़ करते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे अगर हमें टाइम मिलेगा। लेकिन मतलब क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे जब हमारे पास एक्सपेंशन और फ्लैश टैंक के बीच में जो पाइप्स होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि ये फ्लैश जो होता है तो उसकी वजह से जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो जाता है, और उसकी वजह से जो लॉसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पाइप के अंदर ही लॉसेस हो जाती हैं, जो पाइप इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है उसी के अंदर लॉसेस हो जाती हैं। तो अब उनको कंपनसेट करने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं लिक्विड सब कूलर, जिसको हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। So there is possibility of liquid flashing ahead of the expansion valve due to the pressure drop in the pipeline connecting the flash tank to the expansion device. So expansion यहाँ होनी चाहिए थी, यानी आप देख सकते हैं एक्सपेंशन वाल्व के जैसे एक्सपेंशन होती तो उससे पहले एक्सपेंशन हो जाती है, यानी एक्सपेंशन ने यहाँ होना होता है इनटू द फ्लैश टैंक, लेकिन पाइप के अंदर ही एक्सपेंशन हो जाती है, और जिसकी वजह से जो पाइप के ऊपर ही हमारे पास कुछ कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है और कुछ लॉसेस हो जाती हैं सैचुरेटेड लिक्विड की। तो वो एक प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे आती है जिसको हम सब कूलर के थ्रू रिड्यूस करा सकते हैं। सो बहरहाल मैं यही चाह रहा था कि ये टॉपिक कंक्लूड हो जाए, जो हमारा टॉपिक स्टार्ट था, जो हम स्टार्ट कर चुके थे, तो आज उसका तीसरा पार्ट था और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह कंक्लूड हो गया। मैंने पहले पार्ट में आपको फ्लैश टैंक करवाया,
उसके बाद फिर हमने इंटरकूलिंग पढ़ा और आज हमने इंटरकूलिंग और फ्लैश टैंक दोनों को कंबाइन करके उसके एनालिसिस करने की कोशिश की। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि इन तीनों को हम जो 3 पार्ट्स हैं उसको एक ही प्रॉब्लम में समो दें। तो उससे क्या होगा कि जो चीज़ें हैं वो आपको एक समझ में आ जाएंगी। हमने इसको बिट्स एंड पीसेस में पढ़ा, अलग अलग पढ़ा, अब हम इसको प्रॉब्लम के अंदर कंबाइन करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उससे उम्मीद है कि आपको मज़ीद चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपने ये तीनों पार्ट्स देखने हैं, उसको करने हैं, उसको सॉल्व करना है, डायग्राम्स बनानी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तभी जाके आपको प्रॉब्लम की समझ आएगी। और उम्मीद है कि जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो जहाँ पे थोड़ी सी एम्बिग्विटीज़ होंगी या जो चीज़ें आपको, चूँकि इस वक्त हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर्स नहीं हैं, तो शायद कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी या आप लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होंगे या पिक नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो इंशाल्लाह फिर कवर हो जाएगा प्रॉब्लम में, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि कौन सी वैल्यू क्यों कम है और कौन सी वैल्यू क्यों ज़्यादा है और हो क्या रहा है एक्चुअली। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इन तीनों पार्ट्स के हवाले से तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करने वाले हैं और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की तरफ जाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।